अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिसर्च। और रिसर्च चूँकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसी भी फील्ड के अंदर जो रिसर्च है उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता और इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस और अहमियत दी जाती है। तो इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे और इसमें तमाम चीज़ें देखेंगे, जो प्रोसीजर प्रोसेस वगैरह होते हैं, किस तरह से कंडक्ट की जाती है, इसकी वैल्यू क्या है। तो आपको पता है कि हमारी जो रूटीन है वो सबसे पहले हम अगर कोई चैप्टर पढ़ना होता है तो उसकी बेसिक टर्म्स को देखते हैं ताकि वो चैप्टर पढ़ना और समझना आसान हो जाए। तो आज भी हम इसी तरह से कुछ टर्म्स को देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन है जी, शॉर्ट सा। और यहाँ हम स्टार्ट करेंगे बेसिक टर्म्स। सबसे पहले साइंस, क्योंकि बोला जाता है कि साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो अ साइंस, तो हमें पता होना चाहिए साइंस होती क्या, किस तरह से वर्क करती है, ताकि चीज़ों को आगे अच्छे से लेके बढ़ा जा सके। साइंस इज़ अ सेट ऑफ सिस्टमेटिक मेथड यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट फिनोमिना। वो कहते हैं सिस्टमेटिक मेथड्स होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है किसी भी फिनोमेना से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए इन पर्टिकुलर एरिया जो ऑफ इंटरेस्ट, जो जिस एरिया में हमें इंटरेस्ट होता है, एंड बिल्ड अ रिलायबल बेस ऑफ नॉलेज अबाउट देम। और फिर हमें एक रिलायबल बेस मिलती है किसकी, नॉलेज की बेस मिल जाती है किसी भी ख़ास फिनोमेना से मुतल्लिक किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जब हम साइंस को यूज़ करते हैं, सिस्टमेटिक मेथड्स को यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट क्या होता है? A scientist is a person who adopts methods of science in his or her quest for knowledge। साइंटिस्ट वो शख्स होता है या वो कहता है कि फ़र्द होता है जो ये सिस्टमेटिक मेथड्स को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन से मुतल्लिक जो वो करना चाहता है, जो वो पढ़ना चाहता है या वो जो सीखना चाहता है, उससे मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है, निकालता है इन मेथड्स को अडॉप्ट करते हुए। बेसिक रिसर्च यानी कि बुनियादी रिसर्च। बेसिक रिसर्च इज़ कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट इशूज़ रेलिवेंट टू कन्फर्मेशन और डिसकन्फर्मेशन ऑफ थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल पोजीशंस। बेसिक रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसको कंडक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए इशूज़ रेलिवेंट टू द कन्फर्मेशन, या तो वो कंफर्म करेगी या वो डिसकन्फर्म करेगी किसको, हमारी थ्योरी को या एम्पिरिकल पोजीशन को। यानी कि हमने जो थ्योरी या हमने जो हाइपोथेसिस बनाया हुआ है, ये वाली रिसर्च उसको कंफर्म करेगी या डिसकन्फर्म करेगी, या तो हाइपोथेसिस वगैरह को हमारे को एक्सेप्ट कर लेगी या रिजेक्ट कर देगी। उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। द रिसर्च विच कंफर्म और डिसकन्फर्म द थ्योरी, यानी कि या तो ये कंफर्म कर देगी या डिसकन्फर्म कर देगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, रेशो ऑफ डिप्रेशन इज़ ग्रेटर इन वुमेन दैन मेन। वो कहते हैं कि रेशो ऑफ डिप्रेशन इज़ ग्रेटर, जो डिप्रेशन की रेशो है वो ज़्यादा है किसमें, वुमेन के अंदर, किसके मुकाबले में, जो हमारे पास मेन है, यानी कि औरतों के अंदर जो डिप्रेशन है वो ज़्यादा होता है मर्दों की निस्बत। ये हमारे पास एक थ्योरी है, हमारे पास एक हाइपोथेसिस है। अब हम रिसर्च करेंगे, वो रिसर्च या तो इसको एक्सेप्ट कर लेगी या इसको रिजेक्ट कर देगी। या तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि जी वाकई ही ज़्यादा होती है रेशो डिप्रेशन की वुमेन के अंदर, या फिर वो इसको रिजेक्ट कर देगा कि नहीं जी ये गलत बात है। तो फिर उस बेस पे जो रिज़ल्ट होगा उस बेस पे हम या तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे या रिजेक्ट कर लेंगे। ये है बेसिक रिसर्च जी। आगे हमारे पास है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च द वे ऑफ स्टडी हुज रिजल्ट्स कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू द रियल वर्ल्ड। वो कहता है कि वो तरीका रिसर्च है, स्टडी है, जिसके रिजल्ट्स को हम हासिल करते हैं, कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू द रियल वर्ल्ड, और उसको डायरेक्टली अप्लाइड किया जा सके रियल वर्ल्ड पे। यानी कि हमने जो रिसर्च की है उसके जो रिजल्ट्स मिले हैं उसको हम रियल वर्ल्ड पर अप्लाई कर सकें ताकि उससे हम फ़ायदा उठा सकें, बेनिफिट ले सकें। इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर हमने ये देखना है, कंपनी ने हमें बोला है कि जी हमें बताएं कि प्रोडक्टिविटी किस तरह से बढ़ाई जा सकती है एम्प्लॉयज़ की, ये हमारे पास है एक रिसर्च करने के लिए टास्क मिल गया है। हम क्या करेंगे देन, फर्स्ट फाइंड द सोल्यूशन। हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। जब हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, रिजल्ट्स मिल जाएंगे, एंड देन इम्प्लीमेंट इट, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है जी, ये है हमारी अप्लाइड रिसर्च। पहले हमने वो इशू तलाश किया, इशू तलाश करने के बाद उसका सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन निकालने के बाद वो जो रिजल्ट्स मिले जो हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, वो चीज़ें हमने अप्लाई कर दी हैं। कि इसको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर कहा जाए कि जी एक हमारे पास, हम इसी से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि जी जो ऑफिस का इन्वायरमेंट होता है
अगर वहाँ पर रोशनी अच्छी होगी, वहाँ पर सफाई होगी, वहाँ पर पीने का पानी मिल रहा होगा, चाय मिल रही होगी एम्प्लॉयज़ को, और वहाँ पर लोगों का जो सीनियर्स हैं उनका बिहेवियर अच्छा होगा, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो सकती है, बढ़ाई जा सकती है। अब हम ये हमने बना लिया एक हाइपोथेसिस बना के इन चीज़ों से मुतल्लिक कि ये चीज़ें किस तरह इफेक्ट करती हैं। हमने उस पर रिसर्च की, स्टडी की, एक्सपेरिमेंट्स किए, हमें रिजल्ट्स अच्छे मिले और ये साबित हो गया कि वाकई ही अगर माहौल अच्छा होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो हमें ये इसके रिजल्ट्स जो मिले हैं, हम फिर क्या करेंगे, कंपनी को बोलेंगे जी आप ये चीज़ें ऐड कर दें अपने ऑफिस में, अपने इन्वायरमेंट को बेहतर कर लें, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये हमने पहले रिसर्च की, फिर उसको अप्लाई कर दिया। अच्छा जी, कन्फर्मेशन बायस, ये बड़े मज़े का है। The human tendency to seek out information that confirms what is already believed is known as confirmation bias। वो कहता है ह्यूमन टेंडेंसी टू, ये हमारी टेंडेंसी होती है टू सीक आउट इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन लेने की दैट कन्फर्म्स, जो कि कंफर्म कर रही होती है व्हाट इज़ ऑलरेडी बिलीव्ड, जो हम बिलीव करते हैं, एज कंफर्मेशन बायस। इसको कंफर्मेशन बायस करेंगे कि हम वही इंफॉर्मेशन लेते हैं या वही एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे बिलीव्स को मैच कर रही होती है, जो हमारे बिलीव्स के मुताबिक होती है। एट द सेम टाइम यू मे इग्नोर इन्फॉर्मेशन दैट कॉन्फ्लिक्ट्स विद योर बिलीव्स, और उस इन्फॉर्मेशन को हम इग्नोर कर देते हैं जो हमारे बिलीव्स के खिलाफ होती है। इसकी एग्जांपल भी, इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी कॉज क्राइम। हम देखते हैं जी, हमारे पास एक मफरूज़ा है कि पॉवर्टी कॉज क्राइम, और हमें इस पे बिलीव भी है कि वाकई अगर यार कोई बंदा गरीब होगा या बच्चा गरीब होगा तो वो अपने हालात से तंग आकर चोरी की तरफ चला जाएगा, क्राइम की तरफ चला जाएगा। वी बिलीव ऑन इट, हम इस पे बिलीव रखते हैं, दैट्स वाई वी विल मूव अकॉर्डिंग टू इट। हमें पता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, फिर हम क्या करेंगे, इसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अगर कहीं पर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली या ये किसी ने हमें बोला कि जी पॉवर्टी कॉज नहीं करती क्राइम को, तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बिलीव है कि जी पॉवर्टी कॉज करती है क्राइम को, पॉवर्टी की वजह से, गुर्बत की वजह से क्राइम होते हैं। तो हमें अगर कहीं पर कोई डेटा मिलेगा या कोई हमें वैसे बताएगा या हमें बताने की कोशिश करेगा, यकीन दिलाने की कोशिश करेगा जी पॉवर्टी कॉज नहीं करती क्राइम को, पॉवर्टी और क्राइम का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम उस पर बिलीव ही नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको एक हम अपना हाइपोथेसिस बना के अगर हम लिटरेचर रिव्यू करें, तो वहाँ पर अगर हमें ऐसा कोई लिटरेचर मिल जाएगा जिसमें ये होगा कि पॉवर्टी कॉज नहीं करती क्राइम को, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, हम उसको देखेंगे ही नहीं, मतलब उसको शामिल ही नहीं करेंगे। सूडो साइंस, द टर्म सूडो साइंस लिटरली मीन्स फॉल्स साइंस। ये वो वाली साइंस होती है जो फॉल्स होती है, यानी कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, जिस पे कोई लॉजिक नहीं होती, या जिसकी कोई वो कहते हैं कि साइंटिफिक बेस नहीं होती। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कैरल, pseudo science is set of ideas based on theories put forth as scientific when they are not scientific। वो कहता है, ये कैरल और रॉबर्ट ने डेफिनेशन दी, pseudo science is a set of ideas, ये वो आइडियाज़ होते हैं ऑन थ्योरीज पुट फोर्थ एज साइंटिफिक, उनको उन आइडियाज़ को साइंटिफिक बना के पेश किया जाता है व्हेन दे आर नॉट साइंटिफिक, हालांकि जबकि वो साइंटिफिक नहीं होते, यानी कि वो आइडियाज़, वो थ्योरीज जो साइंटिफिक नहीं है लेकिन उनको साइंटिफिक बना के पेश किया जाए, इसको सीडो साइंस बोलते हैं। साइंस एंड सीडो साइंस शेयर्स मैनी करेक्टरिस्टिक्स, जो साइंस जिसको बोला जाता है और सीडो साइंस ये आपस में बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स को मैच करते हैं और शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोथ में अटैम्प्ट टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एन आइडिया, however the methods of pseudoscience do not have the same rigor or standard required of the true science। वो कहता है कि जिस तरह से ये एक दूसरे को, ये दोनों चीज़ें सपोर्ट तो करेंगे एक आइडिया को, लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह से चीज़ें साइंस के अंदर प्रूव हो रही होती हैं या एक्सपेरिमेंट हो रही होती हैं, उस तरह से सूडो साइंस के अंदर नहीं हो रही होती। इसको भी एग्जांपल समझ लो, मिसाल के तौर पर एस्ट्रोलॉजी होती है, जो एस्ट्रोलॉजी जो नॉलेज होता है कि आपको सितारों के ज़रिए बताया जाएगा क्या है आपकी किस्मत, आपके हाथों के लकीरों के ज़रिए आपको बताया जाएगा क्या है साइंस। इसी तरह से कुछ लोग आपके वो डेट ऑफ बर्थ को देख के बोलते हैं कि आपकी किस्मत कैसी होगी, कोई आपके ईयर को देख के बोलते हैं। ये सारी चीज़ें सूडो साइंस है, इसकी कोई वो नहीं है, प्रूव नहीं होता साइंटिफिकली, इसका कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, इसलिए इसको सूडो साइंस या फॉल्स साइंस भी बोला जाता है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या होता है? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज एन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सेप्टेड साइंटिफिक मेथड्स। वो कहता है कि वो एक्सप्लेनेशन होती है बेस्ड ऑन, जो कि बेस कर रही होती है, जो डिपेंड कर रही होती है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सेप्टेड साइंटिफिक मेथड्स,
जो एक्सेप्टेड साइंटिफिक मेथड्स होते हैं उन पर जो बेस करती है एक्सप्लेनेशन, यानी कि साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके हम जो एक्सप्लेनेशन देंगे उसको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बोला जाएगा। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, ये टेंटेटिव होती है यानी कि इसको टेस्ट किया जा सकता है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक दैट कैन बी एम्पिरिकली टेस्टेड, जिसको टेस्टेड किया जा सकता है। ये किस पर बेस होती है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन और लॉजिक। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आर द ओनली वंस accepted by scientists because they have a unique blend of characteristics that sets them apart from the other sciences। वो कहते हैं कि साइंटिस्ट इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज दे हैव अ यूनिक ब्लेंड ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड से ड्रॉ की हुई होती हैं, तो इसलिए उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इनकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन पर वो पूरा उतर रही होती हैं, इस वजह से इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दैट सेट्स दैम अपार्ट फ्रॉम द अदर एक्सप्लेनेशन, इस वजह जो कि इनको दूसरी एक्सप्लेनेशन से जुदा भी करती हैं जो साइंटिफिक ना हो, इसलिए इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो यहाँ पर कुछ करैक्टरिस्टिक्स दी गई हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की, जिसके बारे में ऊपर बात हुई है, ये देख लेते हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आर एम्पिरिकल, ये एम्पिरिकल होती हैं। उसके बाद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आर रैशनल, ये रैशनल होती हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आर टेस्टेबल, ये टेस्टेबल होती हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आर परसिमोनियस, ये परसिमोनियस भी होती हैं और रिगरसली इवेल्युएटेड भी की जा सकती हैं। इसके साथ साथ ये टेंटेटिव भी होती हैं। अगर आपने कोई साइंटिफिक देखना है कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये साइंटिफिक है या नहीं, तो ये करैक्टरिस्टिक्स देख लें। अगर ये करैक्टरिस्टिक्स उसके अंदर हैं तो वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगी, अदरवाइज़ वो नहीं होगी। अब हम इन करैक्टरिस्टिक्स की कुछ जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। परसिमोनियस एक्सप्लेनेशन ये क्या होती है? ऑफन मोर दैन वन एक्सप्लेनेशन इज ऑफर्ड फॉर एन ऑब्जर्व बिहेवियर, बाज़ दफ़ा की बिहेवियर के लिए बहुत सी एक्सप्लेनेशन पेश की जा रही होती हैं। व्हेन दिस अकर, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, साइंटिस्ट प्रेफर द परसिमोनियस एक्सप्लेनेशन, साइंटिस्ट किसको प्रेफर करेंगे? परसिमोनियस एक्सप्लेनेशन। और ये क्या होती हैं? द वन दैट एक्सप्लेन्स बिहेवियर विद द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ अजम्पशंस, वो एक्सप्लेनेशन जो आपको कम से कम ऑप्शंस दे रही हो और कम से कम अजम्पशंस या पॉसिबिलिटीज़ दे रही हो, तो उसको परसिमोनियस एक्सप्लेनेशन बोला जाता है। एग्जांपल मैंने दी, फ्यू ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज़, वो एक्सप्लेनेशन जो जिससे कुछ ही रिजल्ट्स निकाले जा सकें उसको बोलेंगे परसिमोनियस एक्सप्लेनेशन। ये नहीं कि एक एक्सप्लेनेशन है उसकी बहुत सारी डायरेक्शन है, वो कोई ये भी बता रही है, ये भी बता रही है, ये भी बता रही है, ठीक है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो सबसे ज़्यादा करीब होगी वो ज़्यादा सिंपल कर देते हैं, जो हम चाहते हैं उस चीज़ के जो सबसे ज़्यादा करीब होगी उस एक्सप्लेनेशन को कबूल कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, दूसरी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसको परसिमोनियस एक्सप्लेनेशन बोला जाता है, जिस यानी कि फ्यू एक्सप्लेनेशन विद फ्यू ऑप्शंस आर पॉसिबिलिटीज़। अच्छा ये आगे बढ़ते हैं। कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशंस। कॉमन सेंस आपको पता है क्या होता है? कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन आवर ओन सेंस ऑफ व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। वो कहते हैं कि ये वो एक्सप्लेनेशन होती है जो बेस कर रही होती है आवर ओन सेंस, हमारी सेंस के हम किस तरह से परसीव करते हैं कि क्या ट्रू है अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे मुताबिक हमारे आसपास कौन सी चीज़ ट्रू है, उसको बोलेंगे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। उस हिसाब से हम बता रहे होते हैं। वाइट डोंट लाइक ब्लैक्स, इसकी एग्जांपल है ये, यहाँ पर एग्जांपल लिखना था मैंने। फॉर एग्जांपल वाइट डोंट लाइक ब्लैक, यानी कि जो वाइट लोग हैं यानी कि गोरे ब्लैक्स को पसंद नहीं करते, बिकॉज वन पर्सन वाज इंसल्टिंग द ब्लैक ऑन रोड। अगर आपने एक शख्स ने देखा है, आपने देख लिया है कि एक गोरा शख्स एक काले शख्स की यानी कि अफ्रीकन की इंसल्ट कर रहा है, रोड पे खड़े हुए आपने देख लिया, तो वहाँ से आप क्या रिजल्ट निकालोगे? वाइट डोंट लाइक ब्लैक, यानी कि गोरे कालों की इज्जत नहीं करते, उनको अपने से कमतर जानते हैं। ये होगी कॉमन सेंस, आपने देखकर ऐसे रिजल्ट निकाल लिया। तो यानी कि वो लाजमी नहीं कि वो वाकई ही नापसंद करता हो सकता है कि उसने कोई गलती की हो सामने वाले ने, या उसको तंग किया हो, या इस तरह की कोई भी बात हो सकती है। एक और एग्जांपल, रिच पीपल डोंट लाइक द पुअर बिकॉज आई सा अ वन पर्सन हु वाज रिच एंड वाज इंसल्टिंग द पुअर मैन ऑन रोड। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है कि अमीर लोग गरीब की इज्जत नहीं करते, बिकॉज आई सा अ पर्सन, मैंने एक शख्स को देखा था जो अमीर था और रोड पर खड़े हुए गरीब आदमी की इंसल्ट कर रहा था। अब आपने देख लिया, हो सकता है कि वो जो गरीब आदमी है उसने कोई गलत काम किया हो, चोरी की हो, या उसको तंग किया हो, या उसका कोई और मसला हो। लाजमी तो नहीं है कि वो उसको अमीर लोग गरीबों को नापसंद करते हैं, ऐसा लाजमी नहीं है। देयर इज़ नो लॉजिक, इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होगी कि जो अमीर हो जाता है वो पक्का उस पर ठप्पा लग जाता है कि वो गरीबों को पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। ये कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन इसको बोलेंगे।
मे बी ही वॉज गिल्टी, ये मैंने आगे बताया कि मे बी ही वॉज गिल्टी, नॉट ऑल हेट पुअर्स, यानी कि तमाम जो अमीर लोग होते हैं वो पुअर्स को हेट नहीं करते, गरीबों को नफरत नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जिनकी नेचर ही ऐसी होती है। मे बी रिच पर्सन डिस्टर्ब्ड, हो सकता है कि वो जो रिच पर्सन है वो बेचारा किसी वजह से डिस्टर्ब हो। मे दैट पर्सन स्टोल समथिंग एट्सेट्रा, या फिर उस गरीब आदमी ने उस अमीर आदमी की कोई चीज़ चुराई हो। इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपने ये बोल दिया जी वो तो गरीबों को पसंद ही नहीं करता, अमीर लोग तो गरीबों को हमेशा इंसल्ट ही करते हैं। ये होगी कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन, आपने अपने चीज़ों को सेंस करके अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे दी। बिलीफ बेस्ड एक्सप्लेनेशन, explanations for behavior often arise from individuals or groups who have accepted on faith the truth of their beliefs। ये वो explanations होती हैं जो हम अपने ईमान की बुनियाद पर दे रहे होते हैं, faith की बुनियाद पर दे रहे होते हैं, वो वाली explanations होती हैं, याद रखिएगा। इसके नीचे एग्जाम्पल दिया मैंने, आफ्टर डेथ देयर इज मेजरमेंट ऑफ आवर डीड्स एंड ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ आवर जन्नत एंड दोज़ख। यानी कि यहाँ पर हमारा ईमान है, मुसलमानों का ईमान होता है कि मौत के बाद हिसाब होना है, मौत के बाद भी आपका एक मेजरमेंट होनी है, उसी बेस पे आपको क्या मिलेगी, या जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी, ये हमारा ईमान है। अब इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं मिलेगी आपको, कोई कहीं पर भी चले जाओ आपको वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता है जी मरने के बाद भी हिसाब होगा, ठीक है, इसको ना इस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। लेकिन ये हमारी, वो कहता है कि ये वाली जो होती हैं एक्सप्लेनेशन, इनको रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ये इनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। जो बिलीफ बेस्ड होती हैं ना, इनको एक्सेप्ट किया जाता है, इनको रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एंड ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ जन्नत, ये जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट, इसको भी प्रूव नहीं किया जा सकता साइंटिफिकली। एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन बिलीफ आर एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड की जाती हैं बिकॉज दे कम फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। या ये क्यों एक्सेप्ट की जाती हैं, अगर तो ये ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से आ रही हैं तो फिर ये एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, इसलिए एक्सेप्ट की जाती हैं क्योंकि ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से आ रही होती हैं। आर अपेयर टू बी कंसिस्टेंट विद द लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ बिलीव, या फिर ये कंसिस्टेंट हो विद द लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ बिलीव, यानी कि ये सदियों से चली आ रही हो और कंसिस्टेंट हो। आप इस तरह से इसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इस पर अगर बिलीव करते हैं तो फिर उसको सच मान लिया जाएगा। नो एविडेंस इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई भी एविडेंस रिक्वायर नहीं होता। मिसाल के तौर पर अब हमारा ईमान है कि जी मरने के बाद हिसाब होगा, मरने के बाद कब्र के अंदर पूछा जाएगा, तो इसका कोई भी इसका एविडेंस नहीं रिक्वायर, हम नहीं चाहते इसका कोई एविडेंस हमें चाहिए, क्योंकि हमारा ईमान है ये। इफ़ एविडेंस सजेस्ट दैट द एक्सप्लेनेशन इज इनकरेक्ट, अगर कोई एविडेंस ऐसा है जो इसको इनकरेक्ट करार देता है, देन क्या होगा, द एविडेंस इज डिस्कार्डेड और री इंटरप्रेटेड टू मेक इट अपेयर कंसिस्टेंट विद द बिलीफ। अगर कोई एविडेंस ऐसा है जो आपके बिलीफ के खिलाफ जा रहा है तो फिर उस एविडेंस को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसी को नहीं माना जाता, या उसको दोबारा से री इंटरप्रेटेड किया जाता है ताकि वो बिलीफ के साथ मैच कर सके, कंसिस्टेंट रह सके। जो कोई अगर कोई चीज़ सोचती है तो वो एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है।